हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने प्रेस पार्ट में देखा था कि मिस्सू किस तरह से अपने फ्रेंड के साथ जहाँ पर घूमने के लिए चला जाता है, जहाँ पर कुछ बदमाश लोग आ जाते हैं जो मिस्सू को मारना चाहते थे और उसी समय पर मिस्सू के टीचर उसे बचा लेते हैं। लेकिन इस चक्कर में जहाज का पूरा संपर्क टूट जाता है और वह भी समुद्र में फंस जाते हैं। और ये सब देखकर मिस्सू के टीचर और उसके सारे दोस्त मिस्सू के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि वह परवीन को यहाँ पर बुलाए। और ये सब सुनकर मिस्सू उदास हो जाता है और उनसे कहता है कि सॉरी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और मिस्सू की इस तरह की बात सुनकर मिस्सू के सारे दोस्त और टीचर भी एकदम शॉक हो जाते हैं कि मिस्सू क्या बोल रहा है, जबकि परवीन और मिस्सू काफी अच्छे दोस्त हैं। और वह मिस्सू को छोड़कर चले जाते हैं, ये कहकर कि मिस्सू अब परवीन का खास अच्छा दोस्त नहीं रहा, इसलिए वह परवीन को नहीं बुला सकता। और ये सब देखकर हिना मिस्सू के पास आती है और उससे कहती है कि मिस्सू, तुम दुखी मत हो। और हिना की बात सुनकर मिस्सू कहता है ये सब मेरी गलती है और वह खुद को ही कोस रहा होता है, जिसे देखकर हिना एकदम से कहती है कि काश मिस्सू इस समय पर परवीन होता तो कैसा रहता। आओ आगे। और ये सब बोलकर हिना अपने मन में कहती है कि मुझे लगा था कि मिस्सू कभी परवीन नहीं बनेगा तो वह किसी खतरे में नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि खतरा उसे दूरते हुए यहाँ तक आ जाएगा। परवीन बनना मिस्सू के लिए इतना जरूरी नहीं है जितना कि पूरे शहर के लिए, और ये सब मुझे आज ही पता चला है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सुमेरे का। सुमेरे अपने काम को लेकर कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाती है और वह कुछ ज़्यादा मेहनत कर रही होती है, जिस चक्कर में वह नीचे गिर जाती है। और ये सब देखकर उसकी रोड उसे उठाते हुए एकदम से कहती है कि सुमेरे, ये तुम क्या कर रही हो। अगर तुम इस तरह से जबरदस्ती से काम करोगी और आराम नहीं करोगी तो तुम बीमार पड़ सकती हो। और अपनी रोबोट की तरह की बात सुनकर सुमेरे कहती है लेकिन मैं आराम कर क्या करूँगी। मैं जब भी आराम करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे वो इंसिडेंट याद आ जाता है जो हिना ने मुझसे बोला था कि मिस्सू से दूर रहना। आखिर ये सब मिस्सू के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, तुम नहीं जानती रोबोट, मैं मिस्सू को कितना पसंद करती हूँ। अगर मैं उससे एक दिन बात नहीं करूँ तो मेरा मन नहीं लगता। यहाँ तो पूरे एक वीक की बात है, तो तुम सोच ही सकती तो मुझे कैसा लग रहा होगा। और सुमेरे की तरह की बात सुनकर उसकी रोबोट कहती है हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा, लेकिन तुम थोड़ा अपना भी ख्याल रखो, क्योंकि जब मिस्सू को तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो मैं ये सोच रही हूँ तो उसका कैसा रिएक्शन होगा। और अपने रोबोट की तरह की बात सुनकर सुमेरे कहती है कि रोबोट, साफ साफ बोलो क्या कहना चाहती हो तुम। तो उसकी रोबोट कहती है मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम अपनी आइडेंटिटी मिस्सू को बताने वाली हो कि तुम ही सुमेरे हो। और रोबोट की इस तरह की बात सुनकर सुमेरे कहती है देखो रोबोट, मैं तुमसे कितनी बार बोला इस बारे में मुझसे बात मत किया करो। तो उसकी रोबोट कहती है क्यों ना करूं, तुम कब तक पागल बनकर उसे धोखा देती रहोगी, उसे कभी ना कभी तो पता ही चली जाएगा कि तुम सुमेरे हो। और मैं तो ये चाहती हूँ अगली बार तुम जब मिस्सू से मिलो तो तुम उसे अपनी आइडेंटिटी बता देना, क्या पता बाद में मिस्सू तुमसे नाराज भी हो सकता है, और तुम तो जानती हो कि उसे मनाना कितना कठिन है। और अपने रोबोट की बात सुनकर सुमेरे कहती है हाँ रोबोट, तुम एकदम ठीक बोल रही हो, मेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि मैं उससे अगली बार जब मिलूँ तो उसे मैं अपनी आइडेंटिटी बता दूँ, क्योंकि क्या पता मिस्सू मुझसे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो जाए और उसके बाद उसे मनाना बहुत कठिन होगा। और सुमेरे की बात सुनकर उसकी रोबोट कहती है अगर मिस्सू तुमसे नाराज हो जाए तो तुम उसे अपने हाथ का बना हुआ खाना खिला देना, देखना उसका गुस्सा एकदम छुमंतर हो जाएगा। और अपने रोबोट की इस तरह की बात सुनकर पाको एकदम गुस्से में कहती है कि रोबोट जी, तुम क्या बोल रही हो, मेरा खाना खाने के बाद मिस्सू मुझसे प्यार तो दूर की बात है मुझसे फ्रेंडशिप तक नहीं करेगा, तुम्हारा क्या मेरा ब्रेकअप करवाने का इरादा है क्या। और सुमेरे की बात सुनकर उसकी रोबोट कहती है मैं तुम्हारा ब्रेकअप करवाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बल्कि मैं तो तुमको ये समझाना चाहती हूँ कि सिर्फ प्यार से काम नहीं चलेगा, तुम्हें खाना बनाना भी आना चाहिए, क्योंकि तुम उसके साथ ज़िंदगी भर रहना चाहती हो। और अपने रोबोट की बात सुनकर सुमेरे समझ जाती है कि उसकी रोबोट क्या कहना चाहती है, और वह कहती है हाँ रोबोट, तुम एकदम ठीक बोल रही हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझसे तो अच्छा मिच्ची को अच्छा खाना बनाती है, तभी तो वह उसकी बराबर की तारीफ करता है। और रही मेरी खाने की बात, उसने आज तक कभी मेरे खाने की तारीफ नहीं की। और सुमेरे की बात सुनकर उसकी रोबोट कहती है कि सुमेरे, तुम इसकी चिंता मत करो। और वह इतना कहकर अंदर कमरे में जाती है और वहाँ से एक बुक लेकर आती है और सुमेरे को देते हुए कहती है इस बुक को पढ़ो, इस बुक में नई नई रेसिपी हैं जो खाना बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, तुम एक बार इसको पढ़ लोगी तो तुम जल्दी सीख जाओगी खाना बनाना। और अपनी रोबोट की इस तरह की बात सुनकर सुमेरे खुश हो जाती है और उसे थैंक यू बोलती है। और ये सब देखकर उसकी रोबोट कहती है मुझे थैंक्स मत बोलो, तुम और मिस्सू एक बार मिल जाओ, मेरे लिए
बस यही बहुत है। और ये सब सुनकर सुमित एकदम चौंक जाती है और वह एकदम से कहती है, मैं और मिस्सू अगर एक बार मिल जाएं तो तुम्हारा क्या फ़ायदा। तो सुमित की रोबोट हंसते हुए कहती है कि तुम जल्दी समझ जाओगी कि मैं क्या कहना चाहती थी। और अपने रोबोट की बात सुनकर सुमित को कुछ बात याद आ जाती है और वह एकदम गुस्से में कहती है, रोबोट मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वह उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगती है। और उसके बाद पायन और बूबी को दिखाया जाता है जो अकेले अकेले पायन टूटी कर रहे होते हैं, जो काफ़ी थक चुके होते हैं। और तभी बूबी पायन से कहता है अपनी भाषा में, बिक्की बिक्की बिक्की, जिसे सुनकर पायन समझ जाता है कि बूबी क्या कहना चाहता है। और वह कहता है, हाँ बूबी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हम दोनों चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि फिलहाल में पाखों की टूटी कहीं और लगी हुई है और मिस्सू परमानेंट नहीं बन सकता क्योंकि उसका परमानेंट सेट खराब है। इसलिए हमें जैसे तैसे इस पूरा वीक काम करना पड़ेगा। और ये सब सुनकर बूबी एकदम चक्कर खा के गिर जाता है, जिसे देखकर पायन उसे हवा में लपक लेता है और कहता है कि बूबी तुम्हें हुआ क्या है। तो बूबी कहता है, मैंने आज कुछ ज़रूरत से ज़्यादा पेट्रोलिंग कर ली इसलिए मेरी हालत ख़राब हो गई। और जब तुमने मुझसे बोला कि पूरे हफ्ते इसी तरह से काम करना पड़ेगा, ये सब सोचकर मुझे चक्कर आ गया। और बूबी की इस तरह की बात सुनकर पायन गुस्से में कहता है, जब तुम्हें चक्कर नहीं आता जब तुम केले खाते रहते हो पेट्रोलिंग छोड़कर, और तुम्हें ड्यूटी के समय पर चक्कर आ रहा है। और वह इतना बोलकर उसे नीचे फेंक कर चला जाता है। और बूबी इतना थक चुका होता है कि वह पेड़ पर जाकर ही सो जाता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मिस्सू और उसके सारे दोस्तों का, जहाँ पर वो सारे अकेले अकेले आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर मिस्सू समझ जाता है कि वह सिर्फ उसके बारे में बातें कर रहे हैं। और तभी कबाब कहता है, ऐसा क्या कारण था जिससे परवीन और मिस्सू की दोस्ती टूट गई, वो तो एक अच्छे दोस्त थे, फिर क्या ऐसा हुआ। और ये सब सुनकर मिची को जली पर नमक छिड़कते हुए कहती है कि मिस्सू तो है ही ऐसा, मैं ये बात शुरू से जानती थी। पता नहीं परवीन ने उसे क्या देखा कि उसे अपना फ्रेंड बना लिया, वो तो किसी का फ्रेंड बनने के लायक नहीं है। तुमने देखा ना वो किस तरह का है, ना ही वो पढ़ाई में अच्छा है ना ही स्पोर्ट में। और मिचिको की इस तरह की बात सुनकर काओ कहता है, हाँ मिचिको तुम एकदम ठीक बोल रही हो, लेकिन एक बात तुम गलत बोल रही हो कि मिस्सू किसी का फ्रेंड बनने लायक नहीं। और ये सब सुनकर मिचिको कहती है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तो काओ कहता है, तुम्हें शायद पता नहीं, मैं मिस्सू को काफ़ी मारता था और उसके बावजूद उसने आज तक कभी अपनी फैमिली को कंप्लेंट नहीं की थी मेरे खिलाफ। जबकि मैंने अपने खास दोस्त साबू को पीटा तो साबू ने भी मेरी कंप्लेंट कर दी थी, वो भी परवीन से। और कबाब की इस तरह की बात सुनकर मिचो को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में कहती है, तुम सिर्फ बेकार की बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। और वह इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। और ये सब सुनकर मिचो को काफ़ी खुशी मिलती है कि उसके दोस्त उस पर इतना भरोसा करते हैं, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता, मुझे किसी भी तरीके से अपने दोस्तों को इस मुसीबत से बाहर निकालना पड़ेगा। भले ही मेरे पास परवीन सेट नहीं है, लेकिन परवीन मैं ही हूँ। ये बात उन सभी को बतानी पड़ेगी जो मेरे दोस्तों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। और ऐसे ही करते करते वह दिन बीत जाता है और सीन दिखाता है अगले दिन का, जहाँ पर साबू के पापा अभी भी जहाज को चला रहे होते हैं। और उसी समय पर वह दूरबीन लगाकर समुद्र को देख रहे होते हैं कि तभी अचानक उनको कुछ दिखाई देता है, जिसे देखकर वह एकदम चौंक जाते हैं। और वह तेजी से दौड़ते हुए टीचर के पास जाते हैं और उन्हें जगाते हुए कहते हैं कि सर उठिए। और साबू के पापा की बात सुनकर टीचर उठ जाते हैं, क्योंकि मिस्सू के टीचर काफ़ी परेशान हो गए थे और काफ़ी थक चुके थे। वह उठने के बाद कहते हैं कि बच्चे कैसे हैं, क्या वह लोग फिर से आ गए क्या। जिस पर साबू के पापा कहते हैं, नहीं सर वो बात नहीं है। तो टीचर कहते हैं, तो क्या बात है और तुमने मुझे इस तरह से क्यों जगाया जब कोई बात ही नहीं है। तो साबू के पापा कहते हैं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। साबू के पापा की बात सुनकर वह उनके साथ चलने लगते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद साबू के पापा मिस्सू के टीचर को एक दूरबीन दे देते हैं और कहते हैं, ये देखिए सर। और जब टीचर दूरबीन लगाकर वो देखते हैं तो एकदम से चौंक जाते हैं और एकदम से कहते हैं, वो तो एक आइलैंड है। तो साबू के पापा कहते हैं, हाँ वो एक आइलैंड है। बोलिए सर मैं क्या करूं, वैसे भी जहाज की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, इसलिए मैंने सोचा जब तक हमें कोई मदद नहीं मिल जाती तब तक हम इस आइलैंड पर रुक सकते हैं। क्यों सर, मैंने ठीक कहा ना। और साबू के पापा की बात सुनकर मिस्सू के टीचर कहते हैं, बहुत अच्छा आइडिया तुम्हारा, तुम ऐसा करो इस जहाज़ को उस आइलैंड की तरफ मोड़ दो और मैं जब तक सही बच्चों को जगाता हूँ। और टीचर की बात सुनकर
साहू के पापा ऐसे ही करते हैं, जहाज को आइलैंड की तरफ मोड़ने लगते हैं। और उसके बाद टीचर उन सभी बच्चों को जगाने के लिए उनके पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, उठो उठो बच्चों, सुबह हो गई, जल्दी से उठो। और सर की स्त्री की बात सुनकर सारे बच्चे एक एक करके उठने लगते हैं। लेकिन तभी साहू उठकर कहता है, क्या सर, बड़े मुश्किल से मुझको नींद आई थी और आपने मुझे खामा उठा दिया। जिस पर टीचर गुस्से में कहते हैं, ये तुम्हारा कोई घर नहीं है जो तुम टाइम से उठोगे। तुमको पता नहीं शायद हम किस मुसीबत में हैं और तुम लोगों को सोने की पड़ी है। और वह सभी बच्चों को डांटते हुए कहते हैं, जल्दी से सारे के सारे बच्चे उठ जाओ और कुछ ही देर बाद मुझे सब बाहर के बाहर मिलो। मैं बाहर खड़ा हूँ तुम सबका वेट करने के लिए। और सर की बात सुनकर सारे बच्चे एक एक कर बाहर आने लगते हैं। फिर टीचर उन सबको गिनती करने लगते हैं और वो देखते हैं कि कबाब वहाँ पर मौजूद नहीं है। और वह साहू से कहते हैं कि कबाब कहाँ है और वो अब तक आया क्यों नहीं। जिस पर साहू कहता है कि सर, मैं उसे जगाने के लिए गया था लेकिन मुझे उसने भगा दिया, ये कहकर कि मुझे अभी कुछ देर और सोना है, मैं ठीक से रात को सोया नहीं। और साहू की बात सुनकर टीचर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और वह कबाब के पास दौड़ते हुए जाते हैं और उसे जगाने के लिए उससे कहते हैं कि उठो उठो, सुबह हो गई। जिस पर कबाब कहता है, तुम फिर आ गए साहू, मैं तुमको कितनी बार बोलूं कि मुझे कुछ और देर सोना है और मैं अच्छा सपना देख रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। और ये सब सुनकर टीचरों का भी गुस्सा आ जाता है और वह जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि कबाब, ये तुम्हारा कोई घर नहीं है जो तुम अब तक सोए हुए हो, जल्दी से उठ जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। और टीचर की स्त्री की बात सुनकर एकदम कबाब खड़ा हो जाता है और एकदम टीचर से कहता है कि सर आप। तो टीचर कहते हैं, हाँ मैं। ये क्या कबाब, स्कूल के टाइम पर तुम हमेशा टाइम पर आ जाते थे लेकिन आज तुम टाइम से नहीं उठ रहे हो, जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और वे इतना बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। और सर की बात सुनकर कबाब जैसे तैसे अपने आप को तैयार करता है और बाहर आ जाता है, जहाँ पर टीचर बाहर खड़े होकर कहते हैं, जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं कि जहाज की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, इसलिए मैंने सोचा जब तक कि जहाज की मरम्मत नहीं हो जाती जब तक हम इस टापू पर रहेंगे और क्या पता हमको मदद भी मिल जाए। और सर की बात सुनकर सभी बच्चे बाहर की तरफ देखने लगते हैं और वह देखते हैं कि वह एक आइलैंड है, जिसे देख के हिना काफ़ी खुश हो जाती है और मिस्सू से कहती है कि मिस्सू, यही तो मेरा सपना था कि मैं एक बार एक सुनसान आइलैंड पर आऊँ, वो भी तुम्हारे साथ। और ये सब सुनकर मिस्सू एकदम चौंक जाता है और एकदम से कहता है, क्या कह रही हो हिना तुम, यानी कि ये सब तुम्हारे सपने की वजह से हुआ है। और ये सब सुनकर हिना एकदम गुस्सा हो जाती है और वह मिस्सू से कहती है कि मिस्सू, मेरे सपने का इससे क्या मतलब है कि हम यहाँ फंस गए। तो मिस्सू हंसते हुए कहता है, अरे अरे हिना, तुम खामा गुस्सा हो रही हो, मैं तो सिर्फ ऐसे ही मजाक कर रहा था। जिस पर हिना अपने मन में कहती है कि मिस्सू, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम भले ही बाहर से इतने खुश नजर आ रहे हो लेकिन अंदर से इतनी ही दुखी हो, क्योंकि तुम चाहकर भी प्रेम नहीं बन सकते। आखिर तुम ये सब कैसे कर लेते हो। तो मिस्सू कहता है, क्या हुआ हिना, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तो हिना कहती है, ओ अच्छा, तुम मुझसे मजाक कर रहे थे, वो भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर हम पहले से ही फंस चुके हैं। जिस पर मिस्सू कहता है, और छोड़ो भी हिना, वैसे ही हम सब घूमने के लिए आए थे और देखो ना ये आइलैंड कितना सुंदर है, ऐसा आइलैंड तो मैंने अभी तक फोटो भी नहीं देखा। और इसे सुनकर हिना कहती है, ओ अच्छा, मुझे नहीं पता था ये सब, जबकि मैं तो इससे भी अच्छे अच्छे आइलैंड पर पहले भी घूमने आ चुकी हूँ। जिस पर मिस्सू कहता है, लेकिन तुम तो अभी अभी भी बोल रही थी कि ये तुम्हारा सपना था। तो हिना कहती है हंसते हुए, अरे मिस्सू, वो मैं सिर्फ अकेली आई थी लेकिन मेरा सपना यह था कि तुम भी मेरे साथ हो। और हिना की बात सुनकर मिस्सू एकदम से अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम भी ना हिना क्या क्या सोच लेती हो। और उसके बाद टीचर सही बच्चों से कहते हैं कि सही बच्चे एक एक कर जहाँ से नीचे उतर जाओ और ध्यान रखना, ठीक से उतरना। और सर की बात सुनकर सारे बच्चे धीरे धीरे करके उतरने लगते हैं। और उसके बाद टीचर और साहू के पापा भी नीचे आ जाते हैं और जहाज़ को किनारे पे खड़ा कर देते हैं, जिससे कि अगर कोई वहाँ से गुजरे तो वो जहाज़ उसे दिख जाए और उनसे मदद मिल पाए। जहाँ से उतरने के बाद सभी बच्चे इधर उधर घूमने लगते हैं और उस जगह को ध्यान से देखने लगते हैं कि वह जगह कितनी सुंदर है। और ये सब देखकर टीचर को काफ़ी खुशी मिलती है और टीचर कहते हैं, क्यों ना आज रात हम यहीं बिताएं, इससे बच्चों को कुछ और सीख मिलेगी कि जंगल में कैसे रहा जाता है। और टीचर की बात सुनकर साहू के पापा भी एग्री होते हैं और कहते हैं, आप एकदम ठीक कह रहे हैं सर। फिर उसके बाद टीचर सभी बच्चों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि बच्चों, आज रात हम यहीं रुकने वाले हैं। और ये सब सुनकर सारे बच्चे चौंक जाते हैं। और तभी काव कहता है कि सर, हम यहाँ पर कैसे रुकेंगे, यहाँ पर तो कोई भी जगह नहीं है ठहरने के लिए। तो ये सब सुनकर टीचर कहते हैं, जगह नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन जगह बन सकती है। तो साहू कहता है कि सर, आप क्या कहना चाहते हैं, हम कुछ समझे नहीं। तो टीचर कहते हैं
मैं चाहता हूँ तुम लोग बच्चे सब मिलकर अपना अपना खुद का एक कैंप बनाओ। और टीचर की इस तरह की बात सुनकर काफ़ी सारे बच्चे उदास हो जाते हैं कि उन लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी वो भी कैंप बनाने के लिए। लेकिन कैंप का नाम सुनकर मिस्सू कहता है कि सर कैंप लगाने की क्या ज़रूरत है, अगर हम लोग चाहें तो हम रात जहाज़ के अंदर बिता सकते हैं और दिन में हम यहाँ रह सकते हैं, ये कैसा रहेगा। और मिस्सू की बात सुनकर टीचर कहते हैं नहीं नहीं, ये सब ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि तुम लोगों को इससे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा कि जंगल में कैसे रहते हैं लोग। इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। और ये सब कहकर टीचर वहाँ से चले जाते हैं वो जहाज़ के अंदर सामान लेने के लिए, ताकि वह सब बच्चे मिलकर कैंप बना सकें। और ये सब देखकर मिस्सू एकदम उदास हो जाता है और एकदम से कहता है क्यों मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर भी मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे ये सब पसंद नहीं। और ये सब देखकर हिना एकदम एक्साइटेड होकर कहती है ओहो मिस्सू, तुम हिना इतनी सी बात को नहीं समझ पाते कि टीचर हम लोगों के लिए ही ये सब कर रहे हैं, ताकि मुसीबत के समय पर हमें कैसा रहना चाहिए वो ये सब सिखाना चाहते हैं हम लोगों को। तो मिस्सू कहता है मुझे ये सब नहीं सीखना। और ये सब देखकर मिचिको हंसते हुए कहती है हाँ हाँ, मुझे तो पहले से पता था कि मिस्सू एक नंबर का कामचोर है जो किसी काम का नहीं। देख लो ना हिना कैसे बहाना बना रहा है अभी से, ये अभी तो इसने कुछ किया ही भी नहीं है। और ये सब सुनकर हिना को काफ़ी गुस्सा आता है और वह गुस्से में कहती है तुम देखना मिस्सू और मैं मिलकर तुमसे भी अच्छा कैंप बनाएंगे। और ये सब सुनकर मिचिको कहती है ऐसा तो तुम भूल ही जाओ, क्योंकि मेरी टीम में काफ़ी अच्छे लड़के हैं जो जल्द से जल्द कैंप बना सकते हैं, लेकिन तुम्हारा मिस्सू तो कुछ काम का नहीं। और वह ये सब कहकर कावासाकी को अपने साथ ले जाती है कैंप बनाने के लिए। और ये सब देखकर हिना कहती है मिस्सू से तुम इस मिस्सू की बात को ध्यान में मत लेना, तुम देखना हमारा ही कैंप सबसे अच्छा होगा। और वह मिस्सू का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाती है। और उसके बाद टीचर आ जाते हैं और सभी बच्चों को उनका सामान दे देते हैं ताकि वह लोग अपना अपना कैंप बना सकें। उसके बाद सारे बच्चे अपना अपना कैंप का सामान लेकर अपने साथ ले जाते हैं ताकि वे बहुत अच्छा कैंप बना सकें, जहाँ पर मिस्सू और हिना एक साथ जगह तलाश करने लगते हैं कैंप के लिए। और उन्हें वो जगह मिल भी जाती है जो समुद्र के किनारे पे ही होती है और काफ़ी ऊंची जगह भी होती है ताकि वह पानी ऊपर ना आ पाए। और हिना मिस्सू से कहती है कि मिस्सू यहाँ पर गड्ढा खोदो। और ये सब सुनकर मिस्सू एकदम उदास हो जाता है और कहता है क्या मैं गड्ढा खोदूँ। तो हिना कहती है तुम भी ना मिस्सू कितने अजीब हो, तुम्हें नहीं पता ऐसे काम लड़कों पर शोभा देते हैं लड़कियों पर नहीं। और वह उसे गड्ढा करने के लिए एक औजार दे देती है ताकि मिस्सू उसे गड्ढा खोद सके। और उस औजार को लेकर मिस्सू कहता है ये सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, खुद कुछ नहीं करती, सारा काम लड़कों से करवाती रहती हैं। और ये सब सुनकर इन्हें एकदम से कहती है चुपचाप से काम करते हो या नहीं। तो मिस्सू कहता है हाँ हाँ कर रहा हूँ। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कावासाकी का, जहाँ पर वे दोनों मिलकर काफ़ी मेहनत कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ मिचिको उन्हें ऑर्डर दे रही होती है कि यहाँ पर गड्ढा खोदो। और उसके बाद मिचिको को दूसरी जगह पसंद आ जाती है और वह कहती है यहाँ छोड़ो, उस जगह पर गड्ढा खोदो, ये अच्छा रहेगा। फिर कावासाकी मिचिको के कहने पर उस जगह को भी खोद डालते हैं, लेकिन मिचिको को एक और जगह दिख जाती है और वह फिर से कहती है उस जगह को छोड़कर इस जगह खोदो। और ये सब देखकर कावासाकी चक्कर खाकर नीचे गिर जाते हैं और एकदम से कहते हैं कि मिचिको तुम पहले एक जगह तलाश कर लो कि हमें गड्ढा कहाँ खोदना है, यूँ हम लोगों को भटकाओ मत। तो मिचिको कहती है हाँ हाँ मैं सुन लिया, मुझे बस ये जगह पसंद है, तुम यहाँ पर गड्ढा खोद लो। और मिचिको की बात सुनकर कावासाकी फिर से गड्ढा खोदने लगते हैं और कहते हैं ये मिचिको तो बड़ी कामचोर है, खुद कुछ नहीं कर रही और वहाँ पर तो ऐसे ऑर्डर चला रही थी कि सारा काम ये खुद ही करेगी। और ये सब बातें मिचिको सुन लेती है और वह गुस्से में कहती है क्या कहा कावासाकी तुमने कि मैं कुछ नहीं करती, एक तो मैंने तुम लोगों के लिए इतनी बेहतर जगह ढूंढी और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, मैं कामचोर हूँ। तो कावासाकी एकदम से कहते हैं नहीं 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 मिचिको, मैंने कब ऐसा कहा। तो मिचिको कहती है तो जैसा कहा है वैसा काम करो। और मिचिको की बात सुनकर कावासाकी फिर से गड्ढा खोदने लगते हैं और काम करने लगते हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मिस्सू के घर का, जहाँ पर मिस्सू की माँ को काफ़ी चिंता लगी रहती है क्योंकि मिस्सू अभी तक घर नहीं आया हुआ है। और वह उन सभी बच्चों के घर पर कॉल करने लगती है ताकि उनको पता चल सके कि उनके बच्चे घर लौटे कि नहीं। और उन सब की बातें सुनकर मिस्सू की मॉम को भी काफ़ी चिंता होने लगती है मिस्सू की, क्योंकि उन सभी के बच्चे अभी तक घर नहीं लौटे हुए होते हैं। इस कारण मिस्सू की मॉम ने ठीक से खाना भी नहीं खाया होता है, जिस पर मिस्सू के डैड कहते हैं तुम बेकार में चिंता कर रही हो, मिस्सू इतने दिनों बाद अपने दोस्तों के साथ घूमने गया है, तो क्या पता उन लोगों ने एक और दिन घूमने को बना लिया होगा, तुम चिंता मत करो, खाना खा लो, मिस्सू कल तक आ जाएगा। और मिस्सू के डैड की बात सुनकर मिस्सू की मम को थोड़ी राहत महसूस होती है कि उसके डैड जो कह रहे हैं काश वो ठीक रहे।
मिस्सू एकदम ठीक ठाक हो। और इसी के साथ ये पार्ट नहीं समाप्त होता है। हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ अभी भी स्टोरी काफ़ी बाकी है, लेकिन आप चिंता मत करिए, नेक्स्ट पार्ट में मैं स्टोरी कंप्लीट कर दूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।